नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंचे और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी पुलिस बल तैनात कर लोगों और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उज्जैन के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय लोग और समर्थक जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई दिए। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मंदिर दर्शन के बाद प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्यों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और वहां चल रही व्यवस्थाओं, सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता का जायजा लिया। उनके दौरे का उद्देश्य न केवल निरीक्षण करना था, बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना भी था। इसके साथ दोनों नेताओं ने शांति पैलेस के पीछे दाऊद खेड़ी घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने घाट निर्माण की प्रगति, निर्माण सामग्री और विकास कार्यों की स्थिति का अवलोकन किया और सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो। वहीं हाल ही में रिलीज हुई फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर में अहम भूमिका निभाने वाले बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के पहरा गांव के किसान के बेटे देवेंद्र अहिरवार इन दिनों खूब चर्चाओं में है। डेली 24 भारत के संवाददाता से बातचीत में देवेंद्र ने न केवल अपने संघर्ष और फिल्मी सफर के अनुभव को साझा किया, बल्कि खजुराहो फिल्म फेस्टिवल को लेकर अपने विचार और चिंता भी जाहिर की। देवेंद्र अहिरवार की कहानी बुंदेलखंड की मिट्टी से निकलकर बड़े पर्दे तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। डेली 24 देख रहे हैं आप। आज डेली 24 के कैमरे पर देवेंद्र अहिरवार जी हैं। देवेंद्र अहिरवार वही है जो हाल ही में उनका एक मूवी आया है 120 बहादुर, जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। हमारे साथ देवेंद्र अहिरवार जी हैं, इनसे खुद जानेंगे और शुरुआत करेंगे कि एक छोटे से गांव का लड़का मुंबई में जाके बुंदेलखंड का नाम रोशन कर गया। बहुत ही लंबा सफर है, बहुत ही लंबी कहानी है। लोगों को लगता है कि अभी अभी निकला हुआ है, पर मुझे बाहर निकले हुए कम से कम 20 साल हो गए अपने घर से बाहर रहते रहते। तो एक लंबा सफर है। और बुंदेलखंड का नाम रोशन कैसे कोई कर सकता है, वो तो पहले से ही रोशन है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। तो पहले से ही बहुत बड़ा नाम है। मेरा नाम थोड़ा थोड़ा बुंदेलखंड से जुड़ के रोशन हो रहा है जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो अच्छा लगता है, खुशी की बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे अपने लोग जो भी फिल्म देख रहे हैं, जो भी फिल्म नहीं देख पाए अभी तक, सभी की आंखों में चमक है, सभी की आंखों में खुशी है, सभी का दिल हरा है, आत्मा सफेद है, आंखों के रेशे लाल है। तो अच्छा लग रहा है। ये आपका बहुत वायरल हो रहा है। मैंने इसलिए बोल दिया, मैंने सोचा कि आप बाद में बोलोगे, इससे अच्छा मैं अभी बोल देता हूँ। नहीं, सही है देवेंद्र जी। पहरा गांव आपने जैसे वीडियो में भी बोला हुआ है, तो कैसे लगा कि फिल्मों में ही जाना चाहिए? फिल्मों में ही जाना चाहिए। एक तो उस फील्ड में बहुत ही इक्वलिटी है जो सोसाइटी में नहीं है, समानता नहीं है। समानता जो सोसाइटी में नहीं है वो उधर है। आप आर्ट की फील्ड में जाओगे तो वहाँ पे कोई धर्म मायने नहीं रखता, कोई कास्ट मायने नहीं रखती, कोई जेंडर मायने नहीं रखता। तो आप बहुत हद तक इक्वलिटी के बहुत करीब रहते हो, उसकी लाइन के आसपास ही रहते हो। तो वो मुझे काफी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि काफी डिसपॉइंटिंग है ये जानना कि हम अभी भी उस धारणा के साथ जी रहे हैं जिसमें कास्ट, धर्म, रिलीजन, जेंडर ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे उसमें समानता दिखती थी। तो मुझे वो जो भी चीजों में समानता है, जिन भी चीजों में जो भी चीजें, लकीरें जो बनी हुई हैं, इनको मिटाता है, उसमें मेरे को वो अपनी तरफ बुलाता है और मैं उस तरफ जाना भी चाहता हूँ। मेरा दिल खुशी से झूमने लगता है। मुझे लगता है कि वाह, धरती पे इतनी सारी चीजें हैं। नेचर ने जब आपको फर्क नहीं किया है तो आप कौन होते हो फर्क करने वाले? तो वो आर्ट एक देता है। और आर्ट में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन है। आर्ट को जब दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो आर्टिस्ट निकल के आए हैं, राइटर निकल के आए हैं, पेंटर निकल के आए हैं, पोएट निकल के आए हैं। तो अपनी अपनी बात रखने का राइट है उसमें। इधर आप अपनी बात उसी हिसाब से बोल सकते हो, सोच के बोलना पड़ता है, समझ के बोलना पड़ता है। उधर भी सोच के ही बोलना पड़ता है, लेकिन सोच के बोलना और डर के बोलने में अंतर होता है। बिल्कुल। तो वहां पे कोई डर के नहीं बोलता, वहां पे सोच के बोलते हैं। डेली 24। तो प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चरमरा चुका है। अवैध वसूली वाले चेक पोस्ट आज भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के चलते जनता को नुकसान हो रहा है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार केवल कागजों पर अपने कामकाज का ढोल पीट रही है, जबकि वास्तविकता में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से चरमरा चुका है। उनका कहना था कि सरकार अपनी उपलब्धियों के दावे तो लगातार कर रही है, लेकिन आम जनता और ज़मीनी स्तर पर इन दावों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा।
डॉक्टर यादव ने विशेष रूप से अवैध वसूली के मामलों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि सरकार बार बार दावा करती रही कि राज्य में चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत यह है कि कई चेक पोस्ट खुलेआम अवैध वसूली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही चेक पोस्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक ट्रक बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए पास किए जा रहे हैं और हर ट्रक से 500 से 1000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि ये स्थिति साफ दर्शाती है कि राज्य में प्रशासनिक संरक्षण में भ्रष्टाचार ने पांव पसार लिए हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सिर्फ दिखावे के लिए नियमों की बातें की जा रही हैं, जबकि वास्तविकता में अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता के हित की उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना था कि ऐसे हालातों में आम जनता को न सिर्फ आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि न्याय और प्रशासनिक सुरक्षा का भरोसा भी लगातार कमजोर हो रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाओं और विकास की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत दूरस्थ और दुर्लभ इलाकों में सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि विकास की रोशनी हर जनजातीय परिवार तक पहुंचे। हालांकि जमीन पर स्थिति कुछ और ही है। बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड की ग्राम पंचायत बसकेपी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य पिछले 1 साल से ठप पड़ा हुआ है। ग्रामवासियों का कहना है कि ये बाधा एक दबंग व्यक्ति और प्रशासन की उदासीनता के कारण बनी है। कोरवा जनजाति के लोग आज भी पक्की सड़क का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य करीब 1 वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब तक अधूरा ही है। उनके मुताबिक बसंत गुप्ता नाम का व्यक्ति ने निजी जमीन का हवाला देकर निर्माण कार्य रुकवा दिया, जिससे पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाली सड़क अधूरी रह गई। इसका सबसे बड़ा असर ग्रामीणों की जीवन शैली पर पड़ रहा है। कीचड़ और कच्चे रास्तों के कारण बीमारों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है और रोजमर्रा के कामकाज में भी भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। ग्रामीण और ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क निर्माण कार्य को तुरंत शुरू कराया जाए। इस संदर्भ में स्थानीय आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष बसंत कुजूर से भी ग्रामीणों ने मदद मांगी है। उनका कहना है कि सड़क न बनने के कारण गांव के विकास में लगातार बाधाएं आ रही है और गरीब साथ ही जनजातीय लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। पीएम जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण को लेकर ग्राम पंचायत बसकेपी के लोग अपनी पीड़ा खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जानबूझकर निर्माण कार्य में बाधा डालकर उनकी जिंदगी कठिनाई की ओर धकेली जा रही है, ताकि विकास की प्रक्रिया धीमी हो और विशेष पिछड़ी जनजाति को उनके अधिकार और सुविधाएं न मिल सके। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करे और सड़क निर्माण को पूरा कर हर परिवार तक योजना का लाभ पहुंचाए। सर, यहाँ जो रोड देख रहे हैं, रोड वास्तव में पगडंडी थोड़ा सा रास्ता दे दिए हैं और बरसात में बहुत दिक्कत होता है। समस्या तो ज़्यादा गाय बैल के लिए दिक्कत होता है। और ये प्रधानमंत्री जो आवास कर रहा हूँ, ये जो रोड बन रहा है, ये साल भर हो गया नहीं बन चुका है और बार बार ऐसे समस्याएं आ रही है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये रोड तत्काल बन जाता तो अच्छा रहता। बरसात में और दिक्कत होता है। नहीं तो कितने घर हैं इधर जो प्रभावित होते हैं आप लोग? लगभग 150-200 यही है। हमके रोड के परेशानी ही का दिक्कत हो बरसात के दिन में? बहुत दिक्कत होल आवे जाए में। तर तबियत खराब होल तो कैसे करला भाई? गाड़ी घोड़ावेल जाल का होल? बड़ी मुश्किल से। कभी डिलीवरी होला रहल तो गाड़ी पहुँचल? बड़ी बहुत परेशानी ही। का परेशानी बताओ? तबियत खराब होल तो आवे जाए में। महिला बन के डिलीवरी होल तो कोई दिक्कत होल? बहुत दिक्कत होल। का करला फिर कैसे लानला? भाई ढोई के लाना पड़ेल। रोड बनत रहे नीचे बने पारत। कौन रोकत है? बसंत गुप्ता। का कहल कि मोर जमीन होवे नहीं दें। और यहाँ समस्या यह है कि एक विशेष बड़े वर्ग के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का जो रोड यहाँ पर आया है शासन के द्वारा पीएम जनमन के तहत, उसको यह आदमी ने रोक दिया है ताकि गांव का यहाँ पर विकास न हो सके और लोगों को इसका सुविधा का फायदा न मिल सके। क्या लगता है, इस तरह के दबंगों का कब्जा है या फिर अधिकारियों की मिली भगत है? आदेश नहीं होने का ग्रामीण आरोप लगा है। अपना मनमानी करना और गांव में शहंशाही चलाना, यही एक उद्देश्य दिख रहा है बड़े लोगों का। और इसमें जो गरीब लोगों के लिए शासन जो रोड ला रहा है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सके, जो लोगों को घर तक पहुँचाने का रोड हो, लाइट हो, इसका रोका जा रहा है। उससे ईर्ष्या भाव महसूस होता है।
ये निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, कब? 1 वर्ष से पूर्व से निर्माण कार्य हमने देख रहा है कि ठेकेदार द्वारा बार बार आता है और चला जाता है, क्योंकि यह आदमी झगड़ेलू किस्म का आदमी है और बार बार इसको ये उलझन में डालते रहता है सभी। जैसे क्या है कि ये प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क 1 साल पहले से यहाँ चल रहा है और इसमें जो है बसंत गुप्ता पिता स्वर्गीय सरदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा इस रोड को रोका जा रहा है कि ये मेरा सेटलमेंट का ज़मीन है कह के। तो मेरा कहना था कि जो सेटलमेंट का ज़मीन है वो ठीक है, लेकिन जिसमें शासन और प्रशासन का ज़मीन है उसमें बनने दे। इसके लिए आप लोग कहाँ कहाँ आवेदन लगाए हैं? मैं तहसीलदार साहब को 17/11/2025 को आवेदन दिया हूँ कि साहब उस रोड का चिन्हांकित करा दीजिए करके कि बनाने में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आज तक उस मामले में ना तहसीलदार उसमें कोई एक्शन लेवे नहीं किए हैं। आज तक मेरे को लगता है कि आदेश तक नहीं निकाले हैं। जब मैं 1-2 बार पूछा भी हूँ तो कहे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक उसके बारे में कोई सुनाई नहीं हुआ है। वहीं बेमेतरा जिले में पहली बार स्टेट लेवल अंडर 15 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जो जिले के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने किया, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी उपस्थित रही। उनके साथ पार्षद नीतू कोठरी, योगिता साहू और अनुभवी चेस कोच सुनीता चांडक भी मौजूद रही। प्रज्ञा निर्वाणी ने प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें लगातार मेहनत करने और खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य अंडर 15 आयु वर्ग के बच्चों के खेल कौशल, रणनीति बनाने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और शतरंज की समझ का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता ने न केवल बच्चों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव दिया, बल्कि उन्हें खेलों के माध्यम से अनुशासन, एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता सीखने का अवसर भी प्रदान किया। इस आयोजन को स्थानीय खेल संगठनों और अधिकारियों ने भी सराहा और इसे भविष्य में जिले में खेल विकास के लिए प्रेरक कदम बताया। मैंने जीत नहीं हासिल की और शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें दिमाग बढ़ता है। साइकोलॉजी के हिसाब से 23% ना ब्रेन इंक्रीज होते हैं चेस से, और चेस खेलने से दिमाग इंक्रीज होता है। तो ये अच्छा गेम है खेलने के लिए। कब से खेल रहे हो आप? मैं तो 3rd क्लास से सीख चुका हूँ इसको। बिगनिंग मेरे 3rd क्लास से हुई थी, बीच में मैं गैप कर चुका था 6th और 7th में। 8 को फिर से स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ खेलने गए इस खेल को? मैं इससे पहले दाढ़ी के टूर्नामेंट में गया था और स्कूल की तरफ से बिलासपुर भी गया हूँ, वसंत विहार। मैंने जीत नहीं हासिल की और शतरंज एक ऐसा गेम है जिसमें दिमाग बढ़ता है। साइकोलॉजी के हिसाब से 23% ना ब्रेन इंक्रीज होते हैं चेस से, और चेस खेलने से दिमाग इंक्रीज होता है। तो ये अच्छा गेम है खेलने के लिए। कब से खेल रहे हो आप? मैं तो 3rd क्लास से सीख चुका हूँ इसको। बिगनिंग मेरे 3rd क्लास से हुई थी, बीच में मैं गैप कर चुका था 6th और 7th में। 8 को फिर से स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ खेलने गए इस खेल को? मैं इससे पहले दाढ़ी के टूर्नामेंट में गया था और स्कूल की तरफ से बिलासपुर भी गया हूँ, वसंत विहार। वहीं धमतरी जिले में जिला जेल से निकलने वाले गंदे पानी ने स्थानीय किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। बठेना वार्ड के किसानों का कहना है कि जेल और आसपास की बस्ती से बहने वाला ये अपशिष्ट पानी सीधे उनके खेतों में जा रहा है, जिससे खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गया है। खेतों में पानी भर जाने के कारण फसल की कटाई भी सामान्य तरीके से नहीं की जा सकती और किसानों को फसल हाथों से काटकर तुरंत बाहर निकालनी पड़ती है। इससे न केवल समय और मेहनत की भारी अतिरिक्त लागत आती है, बल्कि उत्पादन पर भी असर पड़ता है। जेल प्रशासन से इस गंदे पानी को खेतों में ना बहाने की शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पानी रोकने की मांग उठाई तो जेलर ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है। इस वजह से किसानों में भारी आक्रोश है और वो लगातार उचित निपटान की मांग कर रहे हैं। किसानों ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है और जेल से निकलने वाले गंदे पानी के उचित प्रबंधन और निपटान की मांग की है। प्रशासन ने फिलहाल आश्वासन दिया है कि किसानों की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और खेतों में गंदा पानी नहीं जाने दिया जाएगा। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि किसानों की खेती
प्रभावित होने की समस्या जल्द दूर होगी और उनकी फसल को नुकसान से बचाया जा सकेगा। हमने समस्या लेके आहन कि जेल के पानी और बस्ती के पानी पूरा खेत में जावत हवे, ता हमन किसानी नहीं कर पात हन, पूरा दलदली हवे खेत में। और जैसे हार्वेस्टर में लुआत हन त 1 घंटा में लुआ जाते, कंप्लीट हो जाते, तेले 4 दिन 5 दिन में हमन कमात हन। और बनिहार खोजे, बनिहार नहीं मिले पूरा दलदली के कारण। और रोपा लगाए रहे बिना ता पूरा गल जाते, रोपा ह डबल तिबर रोपा लगाए बर लागते, बहुत खर्चा होत हेवे। का कारण बनिहार नहीं आए? ये दलदली के कारण पूरा सेप्टिक के पानी जात हेवे, जेल के सेप्टिक के पानी है जावत हेवे। और जैसे कि बांधथन न हमन त जेलर कैदी मन ला लेके फोरवा देथे और रिपोर्ट कर दूहूं, अंदर कर दूहूं, इससे कि धमकी चमकी लगा। पानी से जात जेल के पानी ओकर से समस्या का दिक्कत आती? धान मतलब हमन कुछ बो नहीं सकन, फसल नहीं हो सके, सब पूरा गल जात हेवे। डबल डबल रोपा लगा लागथे, उगल जाथे, थोड़ा बहुत होथे तेला हार्वेस्टर में 1 घंटा काम ला हमन 3 दिन 4 दिन में कमाथन। जब अलवा जलवा लुआत हन, अलवा जलवा लू डरत हन त ओला हमन भारा बांध के निकाल नहीं सकन, निसेनीम करके निकाले लागथे। और लेबर नहीं मिले, कुछ कहीं नहीं मिले। कब से आती समस्या? 5 साल हो गए। मेरा समस्या वही है, जेल का पानी मेरे खेत में जा रहा है, वो जेल का पानी मेरे खेत में ना जाए, अपना व्यवस्था खुद करे। वो आप ही के खेत में जा रहा है कि और है बहुत सारा खेत है, 8-10 किसान के खेत में जा रहा है पानी, 10 एकड़ का। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है उससे? क्या है, हमको धान वान काटने में दिक्कत हो रहा है, लगाने में दिक्कत हो रहा है, वर्कर उसके लिए वर्कर नहीं मिलते जी, गंदा पानी करके। कारण क्या, खुजली वाला पानी है, लेटरिन बाथरूम का पानी है वो, इसी वजह से वो पानी वहाँ वर्कर नहीं मिलते काम करने के लिए। जिस काम को हम लोग 1 हफ्ते में करने हैं ना, उसको महीने में कर रहे हैं। पार्षद से कंप्लेंट की? पार्षद को भी कंप्लेंट कर दिए, पार्षद बोलते कहाँ भेजू पानी को करके, पार्षद भी ध्यान नहीं देते। क्या नुकसान हो रहा है? मेरा करीबन डेली एक फसल का 25-30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। कब से समस्या है? 5 साल से हो रहा है। इसकी शिकायत और कहाँ किए थे? मैं कलेक्टर पास दे दूंगा जी, और कहाँ दूंगा जी। इससे पहले और शिकायत किए थे? हाँ, इससे पहले किया था। क्या कहना है? तो वो सर तो बताया ही नहीं, अभी बोले तो पैसा आएगा तो हो जाएगा करके बोले, अभी आज गए थे। तो इसके लिए स्थल निरीक्षण कराया जाएगा, जो संबंधित हैं, जो हितवत पक्षकार हैं और जिनके थ्रू पानी जा रहा होगा, है ना, तो उनको स्थल निरीक्षण के बाद ही उसमें कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष का गरियाबंद जिले के हृदय स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। आगमन के अवसर पर तिरंगा चौक में कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्वागत करते हुए पूरे जिले का गौरव और सम्मान प्रदर्शित किया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में कार्यकर्ता मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन्होंने अध्यक्ष का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। इस आगमन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय इस्कॉन मंदिर का भूमि पूजन और आगामी निर्माण कार्य की शुरुआत करना था। कार्यक्रम में जिला और राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने आयोजन की गरिमा बढ़ाई। इस अवसर पर मंदिर के महत्व, धार्मिक और सामाजिक योगदान पर चर्चा की गई और भविष्य में मंदिर परिसर के विकास और व्यवस्था को लेकर योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जिले और राज्य के विकास में अपने अनुभव साझा किए और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में सहयोग करने का संकल्प भी लिया। साथ ही कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच आपसी मेलजोल और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन ने न केवल जिले में उत्साह का माहौल बनाया, बल्कि स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया कि धार्मिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी और सहयोग आवश्यक है। आयोजन का समापन इस आशा और उम्मीद के साथ हुआ कि मंदिर निर्माण और जिले के विकास संबंधी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। वहीं कोरबा वनमंडल के ग्राम कोलगा में हो रही कूप और पेड़ों की कटाई ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। सोमवार को क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें भवन में प्रवेश करने से रोक दिया। ग्रामीणों ने जंगलों में चल रही कटाई के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और तत्काल रोक की मांग की। उनका कहना था कि जल, जंगल और जमीन को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र होने के कारण उनका जीवन सीधे जंगलों पर निर्भर है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी ग्राम वन सुरक्षा समिति की जानकारी या सहमति के बिना बाहरी लोगों के माध्यम से पेड़ों और पौधों की कटाई करवा रहे हैं। जब ग्रामीणों ने इस कार्य को रोकने का अनुरोध किया तो भी कटाई जारी रही। इसके विरोध में उन्होंने कटाई से संबंधित सामग्री को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने एक तरफा रूप से करीब 10 ग्रामीणों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिससे गांव में गहरा रोष और असंतोष का माहौल बन गया।
कोरबा के डीएफओ ने कहा कि कूप कटाई वर्किंग प्लान के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले भी गांव वालों ने विरोध जताया था और इस बार भी वही स्थिति बनी। उन्होंने आश्वस्त किया कि कूप की पुनः मार्किंग की जाएगी और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। डीएफओ ने स्पष्ट किया कि एक तरफा कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई जिनके फोटो और वीडियो मौके पर मौजूद थे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा और यदि प्रशासन उनकी मांगों को सकारात्मक रूप से नहीं सुनेगा तो वो बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये संघर्ष न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए है बल्कि आदिवासी समुदाय के अधिकार और उनके जीवन साधनों की रक्षा के लिए भी अहम माना जा रहा है। हम इसे लेके आए हन कि हमारे गांव में कूप काटा थे तो आज तो शुरू में कूप काटा थे, अब कल खदान खोल दी तो हमार कऊ बारी ते कल हम कलेक्टर कराया रहे न तो हम कूप कटन देन न तो कोयला खदान खुलन देन, हम कुछ खुला नहीं देन। यहाँ हम सबके हम रक्षा करबो, हमार जंगल है, हमार रखवारी है, हमार जनता के जंगल है। शासन के आए लेकिन रक्षा तो हम करत हन, सरकार के थोड़े। सरकार ते अपन सेगुन जगह है कोटवेली आने, लिमगिरी जगह है कोटवेली आने, ओला देता है कोटवेली आने, काजू देता है कोटवेली आने, हम लोग कोई मतलब नहीं है। हम लोग के यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है, लोगों का जो जंगल गए थे उनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और जो घर में थे उनका जो फर्जी एफआईआर दर्ज किए हैं। तो हम लोग शासन से यही अनुरोध करते हैं कि जो फर्जी हुआ है उसको रद्द करे। वहाँ जो है हमारे वर्किंग प्लान के अनुसार कूप नंबर 1 पिछले साल कटना था और कूप नंबर 2 इस साल कटना था। तो पसरखेत रेंज में जो है 3 कूप हैं पिछले साल के और इस साल भी 3 कूप हैं। तो पिछले साल भी उनका विरोध था कि हम कूप कटने नहीं देंगे। इस साल भी मतलब अभी 15-20 दिन हमारी कूप कटाई चली है और अभी अचानक से गाँव वाले जो कूप कटाई को मना करने लगे। तो अभी जो आज वो आए थे तो उनका मांग था कि कूप जो कट रहे हैं उसमें मार्किंग ठीक नहीं हुई है, लेकिन मार्किंग जो है पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी हुई है और अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्लान और हमारे जो वर्किंग प्लान में जो नियम दिए हुए हैं उन्हीं के अनुसार मार्किंग की गई है। फिर भी हम लोगों ने गांव वालों को समझाइश दी है कि हम लोग समिति के साथ बैठेंगे और एक बार फिर से मार्किंग को पुनः चेक। वहीं बेमेतरा के नेवनारा क्षेत्र में मेसर्स अरहम इस्पात आयरन प्लांट की स्थापना को लेकर पर्यावरण विभाग दुर्ग ने जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें ग्रामीणों और किसानों ने प्लांट के खिलाफ अपनी आपत्ति स्पष्ट रूप से जताई। नेवनारा सहित आसपास के करीब 30 गांवों के किसानों ने इस परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को लेकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि प्लांट के संचालन से न केवल कृषि भूमि प्रभावित होती है बल्कि क्षेत्र में जल, वायु और मिट्टी का प्रदूषण भी बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर प्रभावित होगा। जनसुनवाई के दौरान जनता कांग्रेस के प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे और उन्होंने किसानों के समर्थन में प्लांट की स्थापना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस समय किसान अपनी फसल के धान बेचने में व्यस्त है और ऐसे समय में जनसुनवाई कराई जाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपाकर और कंपनी के पक्ष में पूर्व नियोजित तरीके से कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि किसानों और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का मामला है। स्थानीय प्रतिनिधियों ने भी प्लांट के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई और कहा कि बिना ग्राम पंचायत की मान्यता और सहमति के इस प्रकार की सुनवाई करना अनुचित है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि प्लांट की स्थापना से आसपास का पूरा क्षेत्र प्रदूषित होगा, जल संसाधनों पर गंभीर असर पड़ेगा और कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाएगी। इससे हजारों लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना भी है। इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी पहुंचे और उन्होंने प्लांट की स्थापना के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ग्रामीणों और नेताओं का कहना था कि अगर प्रशासन और कंपनी उनके विचारों और अधिकारों का सम्मान नहीं करेगा तो वो इस मुद्दे को लेकर सशक्त आंदोलन के लिए तैयार है। आदेश 14 नवंबर 2025 को दिया गया था और आज की तारीख है, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा, 22 दिसंबर 2025। आज तक उस वेबसाइट में ये जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सुनवाई कराई जा रही है, पूरी तरह से फर्जी कार्रवाई है। यहाँ पे एक पत्र मेरे हाथ में है 19/11/25 का, जिसमें कहा गया है कि जन सुनवाई के पूर्व 19 नवंबर को, आज 22 दिसंबर है, एक महीने से ज्यादा पहले ये निर्देशित किया गया था, जो ये जन सुनवाई करा रहे हैं अधिकारियों को, कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है
कि इस प्लांट से लगने से यहाँ की धरती पर, यहाँ के लोगों पर, यहाँ के जलवायु पर, पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, उसकी जो ये EIA रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये जन सुनवाई बुलाई गई है, उसको जनमानस तक पहुंचाया जाए। कि सरकार ना उद्योगपतियों के इशारे में चलने वाली सरकार है। लगातार जन भावना के विपरीत यहाँ पे जाके फैक्ट्री खोली जा रही है। पिछली बार भी कोडिया में हम लोगों ने जाके विरोध किया। वो लोग जब जानते हैं कि यहाँ की जनता उद्योग को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी किसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।